हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 17 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जामिनेशन में काम आएंगे। पीडीएफ अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा उससे ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पेस सेक्टर यानी अंतरिक्ष क्षेत्र की किन गतिविधियों को, किन एक्टिविटीज़ में निजी कंपनी को शामिल होने की अनुमति देने का ऐलान किया है? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। कौन कौन से हैं? तो सैटेलाइट निर्माण, उसकी लॉन्चिंग, रॉकेट निर्माण, उसकी लॉन्चिंग, स्पेस ट्रेवल या दूसरे ग्रहों की खोज, रिमोट सेंसिंग। तो ये सारे काम में अब जो है वो प्राइवेट कंपनियां भी काफ़ी कुछ हद तक भूमिका निभा पाएंगे। पहले जो क्या था कि स्पेस सेक्टर में केवल सैटेलाइट निर्माण को लेकर ही कुछ हद तक निजी कंपनियों की भूमिका थी। कुछ कंपनियां थी जो सैटेलाइट निर्माण करती थी, इसके अलावा थोड़ा बहुत कुछ इक्विपमेंट बनाने में मदद करती थी इसरो को। लेकिन अब जो भी कंपनियां इस तरह के काम में, स्पेस से रिलेटेड काम में अगर इंटरेस्टेड है, वो कुछ काम कर रही है, उसकी काबिलियत है, तो वो सर्विस दे सकती है। और अमेरिका में नासा की तरह ही इंडिया में भी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो इसरो को सुविधाएं दे सकेंगी और उनके सेंटर का इस्तेमाल कर सकेंगी ताकि अपनी क्षमता को बेहतर कर सकें। जैसे हम लोगों ने देखा है कि अमेरिका में स्पेस एक्स है और भी कई सारी कंपनियां हैं जो धीरे धीरे मजबूत हुई हैं और वो अपने दम पर जो है स्पेस में अगर सैटेलाइट लॉन्चिंग का काम करना है या फिर अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वहाँ पर कुछ सामान पहुँचाना है तो वो सब काम कर रही हैं। तो इंडिया भी उसी स्टेज पर जाने की कोशिश कर रहा है। उसने अभी पॉलिसी डिसीजन लिए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हाँ, अगर इंडिया में किसी कंपनी के पास या इसरो के पास स्पेस ट्रेवल या दूसरे ग्रहों की खोज का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसमें प्राइवेट कंपनियों को भी हिस्सा दिया जाएगा, वो भी आके काम कर सकेंगे। ओके, ये सब जल्द ही लागू होगा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। ओके, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वित्त मंत्री ने कितने कोल ब्लॉक्स की नीलामी करके निजी क्षेत्र को कमर्शियल माइनिंग की इजाज़त देने का ऐलान किया है? इसका आंसर होगा 50। देखिए, अब तक क्या होता था कि अगर प्राइवेट सेक्टर को कोल ब्लॉक अलॉट किया जाता तो वो उसके कमर्शियल माइनिंग के लिए नहीं इजाज़त थी। ओके, जैसे किसी के पास अगर बिजली का अगर थर्मल पावर है कोल से रिलेटेड तो उसको उस काम के लिए वो कोल ब्लॉक दिया जाता था कि आप वहाँ से खनन करके निकाल के आप उसका यूज़ करिए। या किसी दूसरे काम में अगर कोई इंडस्ट्री चला रहा है जो कोयला से रिलेटेड है तो उसको उसके लिए किया जाता था। लेकिन अब ये खास बात है कि कमर्शियल माइनिंग की इजाज़त दे दी गई है। मतलब कोई भी कोल ब्लॉक के लिए बोली लगा सकेगा कोई भी कंपनी और बाद में कोयले को ओपन मार्केट में बेच सकेगा, जो कि नहीं था ऐसा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पॉलिसी डिसीजन है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ओके, 50 कोल ब्लॉक उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे क्या होगा इफेक्ट? तो सरकार की जो मोनोपोली है यानी सरकारी कंपनियों की यानी एक अधिकार है कोल ब्लॉक्स पे, वो खत्म होगा मार्केट में। ओके, और कोयले से के खदान से जो मीथेन निकालने का काम होता है उसकी भी नीलामी होगी। और ये होगा कि कोयला और मीथेन या दूसरे जो वहाँ गैस हैं उसको निकालने पर सरकार को रेवेन्यू साझा करना पड़ेगा प्राइवेट कंपनियों को। अब तक ये होता था कि पर टन फिक्स रेट का पैसा दिया जाता था, लेकिन अब टोटल जो भी रेवेन्यू आएगा उस कंपनी को उसका एक हिस्सा सरकार को देना होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात हुई इसमें कि 50,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खर्च करेगी सरकार। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर दबाना और तमाम दोस्तों को जरूर शेयर करना ये वीडियो, क्योंकि सबके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो या एनटीपीसी हो रेलवे का, या एसएससी हो या ग्रुप डी हो, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार ने किस इलाके में बिजली वितरण का काम निजी कंपनियों को देने का ऐलान किया है? यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है वो देने का काम किया है, प्राइवेटाइजेशन करने का काम का फैसला किया है। किन क्षेत्रों के लिए? आंसर होगा केंद्र शासित प्रदेश। ओके, तो केंद्र शासित प्रदेश जितने हैं, यूनियन टेरिटरी जितने हैं, वहाँ पर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा उसका। जहाँ जहाँ पर
सरकारी क्षेत्र की कंपनियां काम कर रही हैं। हालांकि जो जैसे दिल्ली है वहाँ पर पहले से ही जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो प्राइवेट कंपनी के पास में है। ओके, लेकिन अदर जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ भी इसको लागू किया जाएगा, इस पूरे सिस्टम को। ओके, इसके अलावा देश भर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। ओके, और सब्सिडी का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था कि कुछ स्टेट में जो है सब्सिडी बिजली कंपनियों को दी जा रही थी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को, लेकिन अब जो है वो सब्सिडी का डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा। जो ग्राहक है उसको रेट बढ़ जाएंगे। हो सकता है आगे आने वाले देखने में ये मिले अगले वक्त में कि बिजली के रेट बढ़ जाएं, लेकिन उसकी जो सब्सिडी है वो सरकार सीधे जो है ग्राहक को दे दे। ओके, ये सारे डिसीजन आत्मनिर्भर अभियान के तहत हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेटिक रूट से FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का ऐलान किया है। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका आंसर होगा 74%। ओके, देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ये घोषणा की है आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो उसी के तहत ये सब ऐलान हो रहे हैं। ये चौथा दिन है जब वित्त मंत्री ने ऐलान किया। बहुत सारे ऐलान किए, वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसमें ये जो है ये भी ऐलान शामिल है। देखिए पहले से ही डिफेंस सेक्टर में 100% FDI की अनुमति है, लेकिन 49% से ज़्यादा विदेशी निवेश यानी FDI पर सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। तो 49% तक की जो अनुमति थी, जिसकी ज़रूरत नहीं थी सरकार से परमिशन लेने की, तो इसको ऑटोमेटिक रूट कहा जाता है। तो 74% तक FDI के लिए अब सरकार की परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के ऑटोमेटिक रूप से FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये 49% से बढ़ाकर 74% हो गया है। ओके, हाँ 74% से ज़्यादा अगर किसी को निवेश करना है डिफेंस सेक्टर में तो उसके लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो कि हथियार बनाता है सेना के लिए, उसकी सप्लाई के लिए उसको कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाएगा, उसको कॉर्पोरेट रूप दिया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाएगा, सरकार ने कहा है कॉर्पोरेट रूप दिया जाएगा। ओके, ताकि उसकी एफिशिएंसी जो है और बेहतर हो सके। तो फ़ायदा क्या होगा इससे, इन सब जो इस डिसीजन से, ये जो तमाम मैंने बताया, देखिए क्या होगा कि देश में जो काम करने वाली डिफेंस प्रोडक्शन कंपनियां हैं उसको फ़ायदा मिलेगा, वो प्रॉफिट कमा सकेंगी, हथियार बना सकेंगे, और इससे होगा कि हमारी जो निर्भरता है विदेश पर आयात करने पर वो थोड़ा घटेगा, और इससे जो हमारा GDP है वो उसको बढ़ने में फ़ायदा मिलेगा, सहायता मिलेगा। लेकिन ये कब तक होगा ये सब काम, इसके बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं बताया है। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए एटॉमिक रिसर्च रिएक्टर शुरू करने की घोषणा की है, तो इसका उपयोग किन क्षेत्रों में होगा। देखिए अभी तक एटॉमिक रिएक्टर का या रिसर्च रिएक्टर का जो भी काम है वो सरकारी एजेंसी ही करती है। ओके, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और इसके अलावा कई और भी एजेंसियां हैं गवर्नमेंट की, वो सब करती हैं। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ये काम खोला जाएगा। तो किस क्षेत्र के लिए खोला जाएगा, तो दो हैं, इसका आंसर होगा A और B यानी हेल्थ सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर। इन दो चीज़ों के लिए ये खोला जाएगा। देश के स्टार्टअप इको सिस्टम को न्यूक्लियर सिस्टम से भी जोड़ा जाएगा। जो भी स्टार्टअप हैं वो उस क्षेत्र में भी काम कर सकेंगे। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे ताकि जैसे प्याज, फल, सब्जी हैं, इन सबको लंबे समय तक सहेज कर रखा जा सके, उस पर रिसर्च हो सके। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फलों पर एक तरह से रेडिएशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फूड को प्रिजर्व करने के लिए ये सब काम किए जाएंगे। उससे ये होगा कि अभी हम लोग जो प्रिजर्व कर रहे हैं कैसे, तो पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल के ताकि कीड़े ना लगे, वो ख़राब ना हो, ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में ये रेडिएशन डाला जाएगा उस पर, ताकि उस पर कोई भी जो है कीड़े वगैरह का कोई असर ना हो सके। हालांकि इसको लेकर दुनिया में काफ़ी मतभेद भी है कि रेडिएशन टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है फलों पर या सब्जियों पर या फिर आपको अनाज पर किया जाना चाहिए या नहीं, उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो इस पर विवाद बना हुआ है। हालांकि कुछ देश ऐसा कर रहे हैं, कुछ देशों ने इसको रोक भी लगाया हुआ है।
ओके। अच्छा, इसमें यह भी होगा कि कैंसर और जो अदर डिजीज हैं उसकी किफ़ायती इलाज को ढूंढने में ये जो रिसर्च रिएक्टर हैं ये काफ़ी मदद करेंगे, और इससे हेल्थ सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले जो कंपनियां हैं उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे आप जो देखते होंगे कि तमाम सब एक्सरे जो मशीनें हैं, इसके अलावा सीटी स्कैन मशीन हैं, इसके अलावा और सारी जो भी न्यूक्लियर रिलेटेड जो भी मशीनें हैं जो हेल्थ सेक्टर में काम आती हैं, तो वो सब ज़्यादातर जो वो बनाने वाली कंपनियां हैं उन सब इक्विपमेंट्स को वो विदेशी हैं, अमेरिकन है या दूसरे देशों की है। ओके, तो इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि इस सेक्टर में इंडिया के प्राइवेट सेक्टर भी काम करे और वो इसमें आत्मनिर्भर हो सके देश। ओके, तो ये सब जो कुछ 5 मैंने क्वेश्चन बताए, टोटल जो है वो 8 सेक्टर के लिए घोषणाएं की गई थी कल यानी 16 मई को। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो पैकेज 4 है, जो टोटल 20 लाख करोड़ का पैकेज है, उसका चौथा जो हिस्सा है वो ये ऐलान हुआ, वित्त मंत्री ने किया 8 कोर सेक्टर के लिए। ठीक है, तो पॉइंट वाइज उन सबको देख लेते हैं ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए और कुछ जो पॉइंट है जो क्वेश्चन नहीं बन पाए हैं वो भी इसमें शामिल कर लेंगे। ओके, तो पहला है 50 कोल ब्लॉक को निजी क्षेत्र को दिया जाएगा। ये पहली बार ऐसा हुआ जो कमर्शियल माइनिंग की अनुमति होगी, रेवेन्यू सरकार को साझा करना पड़ेगा। दूसरा है मिनरल सेक्टर में निजी निवेश को बढ़ाया जाएगा। देखिए, जैसे बॉक्साइट है या दूसरे जो मिनरल सेक्टर है, कोयला, उसके अलावा भी बहुत सारे मिनरल चीज़ें हैं, तो उनकी जो है 500 माइनिंग ब्लॉक्स की नीलामी की जाएगी, वो निजी क्षेत्रों को दिया जाएगा। तीसरा है डिफेंस प्रोडक्शन में मेक इन इंडिया के तहत एफडीआई होगा, इसको 49% से बढ़ाकर जो एफडीआई की सीमा है उसको बढ़ाकर 74% कर दिया गया। चौथा है एयर स्पेस के इस्तेमाल पर पाबंदी हटाई जाएगी। अभी तक लिमिटेड एरिया है एयर स्पेस का इस्तेमाल, जो विमानन कंपनियां हैं, जो एयरवेज से रिलेटेड जो कंपनियां हैं वो हर रूट में नहीं जा सकती हैं, तो बहुत सारी पाबंदियां लगी हुई हैं अभी एयर स्पेस में जाने के लिए इंडिया के, तो उसकी पाबंदियां हटाई जाएंगी, बहुत सारी जो पाबंदियां हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका एयर स्पेस का यूज़ कर सकें। ठीक है, और 6 एयरपोर्ट्स की नीलामी भी की जाएगी ताकि इससे सरकार को बेहतर रेवेन्यू मिल सके। इसके अलावा 12 जो एयरपोर्ट हैं, इसके अलावा और भी, तो उनके जरिए 13,000 करोड़ का निवेश जो है प्राइवेट सेक्टर से वो करवाया जाएगा। 5वां पॉइंट है केंद्र शासित प्रदेशों में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम प्राइवेट कंपनियों के हाथ में होगा। 6वां पॉइंट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट सेक्टर के लिए 8100 करोड़ रुपए के पैकेज की योजना है। ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ, तो स्कूल और अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स में सुधार किया जाएगा, क्योंकि अभी जो पेंडेमिक आया, कोरोना पेंडेमिक, उसमें सबसे बड़ी समस्या अस्पतालों की देखी गई है। हमारे देश में जो अस्पताल हैं वो उसके लायक तैयार नहीं थे, तो कोशिश ये की जाएगी कि उसके लायक भी तैयार हों। 7वां पॉइंट है स्पेस सेक्टर में भी प्राइवेट कंपनियों को मौके मिलेंगे, जिसके बारे में मैंने क्वेश्चन के थ्रू ही आपको बता दिया। 8वां है पीपीपी के जरिए यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए रिसर्च रिएक्टर शुरू होंगे और इलाज और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें काफ़ी काम हो सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको समझ में आ गई होंगी। कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है? आंसर होगा 16 मई। क्यों मनाया जाता है ये? तो देखिए, भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थे थियोडोर मैनन, तो उन्होंने 16 मई 1960 में उस तारीख को लेजर का पहला सफल संचालन किया था, लेजर रे का। तो उसी की याद में ये दिवस मनाया जाता है। और ये जो यूनेस्को के इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम के तहत इसको मनाने की जो है घोषणा हुई थी। और लाइट तो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है, बिना लाइट के हम लोग कुछ कर नहीं सकते, इसलिए ये दिवस भी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि 2020 का जनवरी टू अप्रैल करंट अफेयर्स अवेलेबल है विद नोट्स, डिटेल में एमसीक्यू है, बहुत सारे बढ़िया कंटेंट हैं, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन देख लेना। और 2019 का भी करंट अफेयर्स टोटल अवेलेबल है, 1200 से ज़्यादा एमसीक्यू हैं, डिटेल नोट्स भी है उसमें, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो डिस्क्रिप्शन जरूर देखना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रख्यात साहित्यकार और प्रोफेसर अनी सुज्जमान, उनका
14 मई 2020 को निधन हो गया है, तो किस देश से थे? आंसर होगा बांग्लादेश। ओके। बांग्ला साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया था और उसके लिए भारत सरकार की ओर से 2014 में पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका था उनको। शिक्षाविद थे, अकादमिक लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काफ़ी कुछ अवार्ड्स उनको मिले थे। ओके। और वहाँ वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और पाकिस्तान के खिलाफ जो भाषा आंदोलन हुआ था बांग्लादेश में, ओके, बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानी थे और पाकिस्तान के खिलाफ जो भाषा आंदोलन हुआ था उसमें भी उन्होंने काफ़ी भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व दूरसंचार दिवस यानी वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 17 मई। ठीक है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने यह दिवस घोषित किया हुआ है और इसी दिन, इसी तारीख को यानी 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी, तो उसी की याद में ये दिवस विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो कम्युनिकेशन है वो हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व परिवार दिवस यानी वर्ल्ड फैमिली डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 15 मई। ये भी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में इस दिवस की घोषणा की थी। आगे भी और भी क्वेश्चन है, उसको मैं कल शामिल कर लूँगा, लंबा हो जाता है वीडियो इसलिए तो समेट रहा हूँ। अच्छा, कल एक इम्पॉर्टेंट बात पे भी चर्चा करेंगे, जैसे कि जो बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में चक्रवात आया, उस पर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये करंट अफेयर्स जरूर बताना और इसका PDF अवेलेबल हो गया है विद नोट्स डिटेल में, मेरे बगल में अवेलेबल है, डाउनलोड का लिंक, तो यहाँ क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है डाउनलोड का, PDF का। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक वो ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके।